एक थॉट लेके घुसे थे कि इस काम को हमको करना है। वो थॉट क्या थी? सबसे पहली थॉट ये थी, क्या आप जानते हैं कि सक्सेस क्या है? क्या आप जानते हैं सक्सेस क्या है? आप में से कोई बता सकता है सक्सेस की डेफिनेशन? कोई एक आदमी चाहिए मुझे, कोई भी एक, किसी को भी नहीं पता। सब प्लीज आइए, मोस्ट वेलकम, आइए ऊपर आइए। क्या नाम है दोस्त आपका? सोनू कुमार गुप्ता। सोनू जी, क्या आप बता सकते हैं कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है और आप क्या सक्सेस के बारे में सोचते हैं? हम कोई भी अपने लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो और उसके प्रति हमें डर ना लगे, उसको हम लोग सक्सेस करते हैं। मतलब कोई भी काम करें, उसको ना खोने का ना पाने का डर ना, उसको सक्सेस करते हैं। थैंक यू सोनू जी। मे बी ये कंटेंट हो सकता है, थैंक यू सोनू जी, थैंक यू। मे बी ये कंटेंट हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हो वो काम करने के लिए आपके अंदर डर ना हो। गुड, बहुत अच्छी बात, तालियां हो जाए सोनू जी के लिए। लेकिन मैं जो जानना चाहता हूं, आप लोगों से जो चीज निकालना चाहता हूं, वो कुछ और है। क्या कोई और कुछ बता सकता है किसी के माइंड में कुछ? यस प्लीज, वहीं खड़े हो जाइए, प्लीज वहीं बता दीजिए प्लीज। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आ जाइए, आगे आ जाइए, आप लोग आ जाइए, आगे आ जाइए फटाफट। हाँ प्लीज, थैंक यू। अपने सपनों को अचीव करना ही सक्सेस है मेरे लिए। ग्रेट, गुड नेम सर आपका? नितेश मौर्य। नितेश जी के लिए जोरदार तालियां। अपने सपनों को अचीव करना ही सक्सेस है। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज एक और पर्सन थे पास में, वहीं पीछे एक और व्यक्ति बैठे हैं। सर मेरा नाम अभिषेक कुमार है। ओके, बताएं अभिषेक जी। सर मेरे लिए सक्सेस ये मायने है कि कोई भी काम अपने औकात से ज्यादा कोई कर जाता है, उसे सक्सेस कहते हैं। वाओ, ग्रेट, अभिषेक जी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। सब प्लीज माइक यहां दीजिएगा। कोई भी चीज चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जो हमारे पास नहीं है उसको जब हम पा लेते हैं तो वो एक सक्सेस हो जाता है। वाओ, ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से सक्सेस की एक परिभाषा दी है, और अगर मैं कहूं कि सफलता की कोई परिभाषा है तो शायद ये उसको शब्दों में बांधने जैसा होगा। मेरी नजर में सफलता वो सागर है जिसकी गहराई की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति जिस जगह होता है उससे आगे की अगर बात करें और सतत उससे आगे बढ़ने के बारे में सोचता रहे, इससे बड़ी सफलता मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। और अगर जब आप इस सक्सेस को देखोगे, या वर्ड देखिए सामने लिखा है सक्सेस, अगर आप इस सक्सेस को गौर से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, इट्स विद इन यू। ये आपके भीतर है, इट्स विद इन यू। ये जो चाबी है ना, ये चाबी जाके लगती है आपके अंदर। अगर आप जिस जगह खड़े हो और उससे आगे आप जाना चाहते हो और आपको आगे बढ़ने की इच्छा है, तो वो आपको कोई और नहीं ले जा सकता, वो केवल और केवल आप ले जा सकते हो, क्योंकि ये आपके अंदर है। और ये बात जब आप समझ लेते हो, जब आपको ये बात समझ में आ जाती है, क्योंकि कोई भी चीज आपको सफल होने से तब तक ही रोकती है जब तक आप उसके लिए तैयार नहीं होते, आप उसके लिए कमर नहीं कस लेते, आप उसको करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये हॉल किसने बनाया? किसी इंसान ने बनाया? ये कुर्सियां किसने बनाई? बाहर जो कार खड़ी है वो किसने बनाई? ऑडी किसने बनाई? हेलीकॉप्टर किसने बनाया? किसके लिए बनाया? तो आप और मैं क्या है?
अगर ये सारी चीजें इंसानों ने बनाई है और इंसान के लिए बनाई है और हम एक इंसान होकर उसको ले नहीं सकते, क्या ये संभव है? नहीं। ये संभव जरूर है कि आप उसको ले सकते हैं अगर आप अपने दिमाग को एक जगह बांध कर ना रखें तो। आपकी सफलता आपके खुद के भीतर है, वो चाबी आपके पास है, लेकिन आप उस चाबी को कहीं और ढूंढ रहे हैं। आपको कस्तूरी मृग बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कस्तूरी मृग को कोई किसी सेमिनार में आके बता नहीं सकता कि कस्तूरी तेरी नाभि में है। यहां तुमको आकर लीडर बता सकते हैं कि सक्सेस आपके पास है। ये आपके भीतर है और इसको आप ले सकते हैं। और जब आप इसको लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब आपको अपने आप को क्रिएट करना होता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। बिना तराशे कभी कोई पत्थर भगवान बन पाया क्या? तो आप क्या सोचते हो? बिना अपने आप को प्रिपेयर किए आप स्टार, डायमंड, क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन, डबल क्राउन और DUCD और ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? इट्स अ स्टार्ट, बट इफ यू कैन क्रिएट इट, अगर आप तैयार हैं उसको करने के लिए, तो आप वो कर सकते हैं जो आप करना, यही तो करना है हमको। और जब आप उस चीज को करते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज आती है, यस, यस, मैं ये कर सकता हूं। मेरे मायनों में यही सफलता है, और वो सिर्फ आपके भीतर छुपी हुई है। और अगर यदि आप तैयार हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम बात करते हैं अब इस इंडस्ट्री के बारे में, जिस इंडस्ट्री में हम हैं और जिस इंडस्ट्री के अंदर आप जो चाहें वो सफलता के लेवल अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनको जी सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि न जाने कितने लोग इस चीज को अचीव कर चुके हैं। अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो यहां एक बात कही है, इफ यू वांट टू बिकम रिच, फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू व्हाट ही इज डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। आप एक ऐसे आदमी को ढूंढिए जो अमीर है। आप अपनी संगत ऐसी बना लीजिए कि आपके आसपास अमीर हो। दुनिया में कोई आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता। ये बात दुनिया के पहले मल्टी बिलियनियर मिस्टर जे पॉल गेट्टी साहब ने कही है। संगत की रंगत ऐसी आती है कि एक आदमी कभी जीवन में सोच सकता है कि मुझे खरोच आ जाए। कोई सोच सकता है कि मुझे खरोच आ जाए? वो आदमी अपनी कमर पे बम बांधता है और किसी के ऊपर कूद जाता है। कहां से आई ये सोच? संगत से आई ना। अरे एक आदमी संगत में रहकर मरने को तैयार हो सकता है, तो क्या एक आदमी अच्छी संगत में रहकर अपने आप को बनाने के लिए तैयार नहीं कर सकता? तो यहां आपको मिलता क्या है? या आपको वो संगति तो मिलती है जिससे कि आप अमीर बन सकते हैं, आप लोगों को अमीर बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इतने अच्छे मौके को आप क्यों छोड़ते हैं? इसको ढंग से अगर कैश करेंगे, एज यू विश यू कैन अचीव इट। जयपाल गेटी साहब एक बात और कहते हैं, अगर यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो 1% पैसा ऐसे 100 लोगों के एफर्ट से आए। ऐसा कोई काम करो, न कि कोई ऐसा काम करो कि 100 का 100 पैसा आपके अपने एफर्ट से आए। ये पॉसिबल है कि आप जो आज अपना काम कर रहे हैं उसमें शायद आपको अभी जो वेस्टीज में नजर आ रहा है उससे ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन किसके एफर्ट से?
अगर एक दिन के लिए आप अपनी दुकान को बंद रखेंगे तो क्या वो पैसा आपको आएगा? नहीं। अगर क्या एक दिन के लिए आप अपनी नौकरी से छुट्टी करेंगे तो क्या वो पैसा आपको आएगा? और अगर यदि आप पॉलिटिक्स में फंस गए नौकरी करते करते तो आपके साथ क्या होगा? कब आपको निकाल दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बात हमें हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लेनी है कि 100% पैसा एक जगह से कमाने से अच्छा है 1% पैसा 100 लोगों के काम से आए। अगर 1, 2 लोग, 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको पैसा आएगा, तो भी आपकी अमीरी बढ़ती जाएगी, तब भी आपकी इनकम कभी नहीं रुकेगी। इन लोगों को देखिए जरा आप, क्या किया इन्होंने। ये सारे लोग अमीर हैं, सारे लोग अमीर हैं। इनमें से किसी को जानते हो जो गरीब है? सोचा क्यों अमीर है ये? सोचो ये अडानी। आपके यहां तो अभी गैस की लाइन नहीं आई होगी ना? गुजरात में आधे से ज्यादा प्रदेश के अंदर गैस की लाइन आ गई है और अडानी साहब ने वहाँ गैस की लाइन बिछाई भी है। सिलेंडर का कोई लफड़ा नहीं है, आप अपना बटन चालू करो, जी भाई जी चाहे उतनी गैस है, अपनी गैस को चलाओ और आखिरी में बिल आता है वो बिल भर के आ जाओ। उस स्ट्रक्चर को बिछाने के लिए अडानी साहब ने कितना पैसा लगाया होगा? किसके लिए? उनको जरूरत थी एक मजबूत नेटवर्क की, उन्होंने उस नेटवर्क के लिए वो पैसा लगाया। आज की डेट का सबसे बड़ा एग्जांपल जियो। 7 साल पहले इसने सोचा कि मुझे इस बिजनेस को शुरू करना है। 7 सालों से प्लानिंग करी, गवर्नमेंट के अलग अलग अधिकारियों से अप्रूव लिया, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और जो भी कुछ जिन लोगों को जैसे जैसे उसको सेटल करना था सबको सेटल किया कि उनके शहरों में उसकी ऑप्टिकल फायर केबल बीत सके। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहले केबल को बिछाया, ज्यादा तो नहीं लगाया, कोई 12 साढ़े 12 हजार करोड़ रुपए में सारा मामला सेटल हो गया। और इस मामले को सेटल करने के बाद उसको लगा कि बाजार में दूसरे लोगों का नेटवर्क बना हुआ है तो 1 साल तक फ्री में लोगों को। और उसके बाद क्या किया? 399 रुपए में 3 महीने 12,500 करोड़ रुपया एक नेटवर्क बनाने के लिए अंबानी ने खर्च कर दिया। पागल है क्या? तुमसे 133 रुपया लेने के लिए नहीं। ये जो 133 रुपया वो 25 करोड़ लोगों से हर महीने लेता है ना, उसके लिए उसने ये पैसा इन्वेस्ट किया था, क्योंकि उसका एक नेटवर्क बन गया है। बजाना ही है तो जम के बजा लो यार। क्योंकि उसका एक नेटवर्क बनाना था उसे, इसलिए उसने ये पैसा इन्वेस्ट किया और आज पूरे बाजार में उसने अपने आप को एक टॉप पे लाके खड़ा किया। हम लोग अपना नेटवर्क बनाने के लिए क्या करते हैं? सर वो 4 को बताया था पर क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भाई इस बिजनेस में करने के लिए इतना कुछ आपके पास है। अंबानी को तो किसी ने आके बताया नहीं कि बाजार को कैसे कवर करना है। आपको बताने के लिए आपके अपलाइन बैठे हुए हैं, राय साहब बैठे हुए हैं, दिवाकर देव मिश्रा जी बैठे हुए हैं, आपके हैप्पी वॉरियर्स का सिस्टम बैठा हुआ है। और अगर आप इसको कैश करके नेटवर्क नहीं बना सकते, आपको कौन कह रहा है 12,500 करोड़ लगाओ? बोल रहा है क्या कोई? और 12,500 करोड़ लगा के वो जो नेटवर्क की इनकम को ले रहा है, वो नेटवर्क की इनकम आप सिर्फ उतने का जोश लगा के ले सकते हो, तो क्यों आप उस चक्कर में न पड़ते हो 12,500 करोड़ लगाने के? आप उस जोश में पड़ो ना जिससे आपको वो सब मिल सके जो कि रेजिडुअल इनकम हो। आप काम ना भी करें तो भी आए, 1% पैसा आपको 100 लोगों से आए, उस पर काम करो ना।
कोई रोकता है क्या? सिर्फ 2-3 लोगों को कोई नहीं रोकता, बाकी को क्या घरवाली रोकती है? कोई रोकता है क्या? नहीं। अब लग रहा है कि कोई नहीं रोकता। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, एक आदमी रोकता है, वो कोई और नहीं रोक सकता। अगर आपको कोई रोकता है तो वो आप खुद रोकते हो। और मैं ये सोचता हूं कि एक आदमी किसी और से अपनी बात मनवा सके या ना मनवा सके, अपने आप से तो मनवा ही सकता है। तो मना कर दो ना अपने आप को कि अब मत रोकना, मुझे नेटवर्क बनाना है, मैं आज जिस जगह हूं मुझे उससे आगे जाना है। अपने आप को आज बोल दो, एक संकल्प लेके यहां से निकलना, इस बात को समझने के बाद कि मुझे आज समझ में आ चुका है कि नेटवर्क का पावर क्या है। वो नेटवर्क का पावर मुझे बनाना है और वो पावर मुझे अप्लाई करना है। मैं अपने आप को आज के बाद कभी नहीं रोकूंगा। ये डिसाइड करके यहां से निकलना, तो देखना आपके नेटवर्क में कैसी ग्रोथ होगी। और आप जो आज धीरे धीरे चल रहे हो ना, एक कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? मना भी करते तो भी सुनाता भाई। मौसम बड़ा अच्छा था, चारों तरफ बारिश हो रही थी। एक कौवा और एक कौवी, दोनों मस्त मौसम में, बारिश के मौसम में होले होले उड़ रहे थे। और उड़ते उड़ते दोनों आपस में बात कर रहे थे कि सुन भाई कौवी, मौसम कितना अच्छा है। और कौवी कह रही थी, हाँ कौवे तुम सही कह रहे हो, मौसम बहुत अच्छा है। मस्ती से धीरे धीरे उड़ रहे थे, तभी उनके पास से शू करके एक कुछ निकल के गया। कौवे ने बोला कौवी से कि ये क्या गया? हम दोनों तो इतनी देर में वहां से यहां तक आए, ये तो 2 मिनट में वहां पहुंच गया, ये क्या था? कौवा बोलता है मुझे तो नहीं पता क्या था, पर मुझे एक बात समझ में आई कि उसके पीछे आग लगी हुई थी, और वो था रॉकेट। आपके पीछे आग कितनी लगी है ना, वो डिपेंड करेगी कि आप कहां तक जाएंगे और किस कदर आप आगे बढ़ेंगे और किस हिसाब से नेटवर्क बनाएंगे। इसके अंदर आग लगी हुई थी। क्या आग लगी हुई थी अंबानी के अंदर? आरकॉम को इसने खड़ा किया था, रिलायंस इंफोकॉम को, और वो उसके अंदर आग लगी हुई थी। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, हर हाथों में मेरा फोन होना चाहिए। उसने एक नया प्रोजेक्ट बनाया, 7 साल दिन और रात अपनी प्रतिबद्धता के साथ उसमें काम किया, और उस चीज को जो एक आम आदमी की आंखों से असंभव नजर आती है, उसको संभव करके दिखाया। यही हमको भी करना है। इन सारी चीजों के अंदर एक चीज डिपेंड करती है, जब आप इस कदम पे आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ में बहुत ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जो जवाब ये लोग देते हैं वो आप लोग मत देना। मतलब कि जो जवाब असफल लोग देते हैं वो जवाब कभी एक सफल आदमी के मुंह से नहीं निकलता, और मुंह से बोले गए शब्द ही ये डिसाइड करते हैं कि आप कहां जाएंगे। ये जो पूरी बात है ना, ये पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स पे डिपेंड करती है कि आप जैसे शब्द बोलेंगे वैसे आप बनते चले जाएंगे। आप जैसे माहौल में रहेंगे, जैसी बातें सुनेंगे और जैसी बातें बोलेंगे ना, आपको वैसा बनने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। कभी आप किसी हाई लिटरेट फैमिली के बच्चों के मुंह से गालियां सुनते हैं? नहीं। और कभी किसी जगह आप जाते हैं और वहां कुछ ऐसे बच्चे आपको नजर आते हैं जिनके पास गालियों का वो लेवल होता है कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर पाते। वो कहां से आता है? कोरा कागज था, उसको वो माहौल मिल गया। मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि अगर यदि आप चाहते हैं कि हमें अब आगे बढ़ना है तो हमें अपना माहौल बदलना पड़ेगा। हमें अपने घर का माहौल बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप का माहौल बदलना पड़ेगा, हमें अपने आसपास का माहौल बदलना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों का माहौल बदलना पड़ेगा, हमें पति और पत्नी में आपस में मिलके माहौल बदलना पड़ेगा, हमें हमारी डाउनलाइन और हमारी अपलाइन के बीच का माहौल बदलना पड़ेगा।
और एक चीज दिमाग में घुसा के निकलना होगा कि आज के बाद मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा जो कोई असफल आदमी बोलता है। मैं शब्द बोलूंगा तो केवल वो बोलूंगा जो एक सफल आदमी बोलता है। मैं कुछ शब्द बताना चाहूंगा जो अनसक्सेसफुल लोग बोलते हैं। यह आदमी सफल हो गया क्योंकि इसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। पता है दिवाकर मिश्रा जी कब जुड़े हैं? और मैं आज जुड़ा हूं। क्या आपको पता है जब दिवाकर देव मिश्रा जी जुड़े थे तो उनका जो घर था वो खप्पर का हुआ करता था। एक कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी किया करते थे। उनकी स्थितियां क्या थी? वो अपनी बाइक खरीद सकते थे, सुधार सकते थे, उनके क्या हालात होते थे वो जानते थे। आप इसे जज कर सकते हो कि उनको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिली। आप अपने आप को देखो ना, जो अपॉर्चुनिटी उनको 12 साल पहले मिली थी आपको भी तो आज मिली है। आज से 12 साल बाद आपके लिए भी तो लोग ये बात कर सकते हैं अगर आपने इस बात को समझा तो। उनके बारे में ये बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 12 साल पहले इस बात को समझा था। ये बात और भी लोगों ने समझी थी लेकिन समझ में नहीं आई। मैंने बोला ना, इस बिजनेस को करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसको समझना मुश्किल है। और अगर आप समझ गए कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे बोलना है, मुझे कैसे चलना है, मुझे कैसे लोगों से बात करनी है, तो फिर तो ये बिजनेस अपने आप हो गया, क्योंकि उसके बाद इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो लोग बोलते हैं कि उन्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मैं आपको बता दूं कि वो अपॉर्चुनिटी आपको भी मिली है। आप अपने शब्दों की वजह से उसको खोने की गलती मत करिए और उसको सही तरीके से कैश करिए और लोगों को समझाने के लिए तैयार हो जाइए कि आपको भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। पीपल्स कांट सक्सेड ड्यू टू बैड बैकग्राउंड। मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मैं कैसे सफल हो सकता हूं? आपको यहां स्टेज पे जितने लोग दिखते हैं सबका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। पैदा हुए थे चांदी की चम्मच लेके, बाहर निकले तो उनके मामा जी उनके लिए सोने का झूला लाए थे। जब वो पैदा होके हॉस्पिटल से बाहर निकले तो 100 ढोल नगाड़े वाले थे कि ओ हो हमारे लीडर पैदा हो गए। अरे जितने भी लोग आए हैं और जितने भी लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखोगे तो कोई अंगूठा छाप था, कोई नौकरी के लिए तरस रहा था, मेरे जैसा आदमी 10-12 अलग अलग जगहों पे भटक रहा था। क्या बैकग्राउंड था? हाँ, कुछ लोग अच्छे बैकग्राउंड से भी आए हैं, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर हर कैटेगरी का व्यक्ति सक्सेस है। पर ये बाय लक की बात है कि उनका बैकग्राउंड अच्छा था, पर उनके अंदर कुछ करने की इच्छा है, इसलिए वो यहां आए हैं। क्या हर अच्छे बैकग्राउंड वाला व्यक्ति यहां आ गया? नो। उनके अंदर कुछ इच्छा है कि मैं जहां हूं मुझे इससे आगे जाना है, मुझे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना है, इसलिए वो यहां आए। और ये मौका आपको भी तो मिला है। तो क्यों ऐसी बात बोलते हो कि उनका बैकग्राउंड अच्छा था, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूं? इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति, किसी भी बैकग्राउंड वाला, किसी भी जगह का, एक सब्जी बेचने वाली महिला 3 लाख रुपए महीना कमा सकती है। एक अंगूठा छाप आदमी 5 लाख रुपए महीना कमा के BMW ला सकता है। और आप सबके बहुत बड़े एग्जाम्पल, क्योंकि मैं तो बहुत आइडियल मानता हूं और मेरे लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल है इरशाद अहमद जी, जो क्राउन बन के ये सब कुछ कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? कोई मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या था। बीते हुए कल को भूल जाइए, आज से तैयारी करिए आने वाले कल की। कौन रोक सकता है आपको आगे बढ़ने से? अगर आप खुद रोक सकते हैं तो मना कर दो ना। किसने मना किया? एजुकेशन मेक ऑल डिफरेंस। उसकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा है, मेरी नहीं है, भूल जाओ। कोई मैटर नहीं करता। अंगूठा छाप 5 लाख कमा के BMW में घूम रहा है, 10 विदेश यात्राएं कर चुका है। एग्जाम्पल मौजूद है, टेस्टिमोनियल हमारी आंखों के सामने है।
भूल जाओ। कोई मैटर नहीं करता कि कहां तक पढ़े लिखे हो, तुम अगर अंगूठा छाप भी हो तो चलेगा, सोच तुम्हारी अंगूठा छाप वाली नहीं होना चाहिए। मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा धीरूभाई अंबानी की, क्योंकि उनका एक इंटरव्यू मैंने एक किताब में पढ़ा था। एक बार एक पत्रकार गया, धीरूभाई अंबानी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो शायद 7वीं या 9वीं पास थे। ये बात और है कि उनकी कंपनी में अगर आपको नौकरी करना है तो MBA से नीचे वाले को नौकरी पे नहीं रखते, क्योंकि एक अच्छा नौकर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तो रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अच्छा बॉस बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता। धीरूभाई अंबानी से एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि सर आप इतने सफल हैं, आप इतने बड़े मुकाम पे हैं, लेकिन आपने तो पढ़ाई लिखाई नहीं की, तो आप कैसे इस मुकाम तक पहुंचे? धीरूभाई ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, मैं पढ़ता लिखता रहता हूं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं पढ़ता लिखता रहता हूं। यही बात हम पे भी लागू होती है कि हम पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, कोई मैटर नहीं करता। हम क्या सीखते हैं और क्या सीखते रहते हैं, उसी से हमें वो सारे आउटपुट मिलेंगे जो हम चाहते हैं। फेलियर रिजल्ट फ्रॉम बैड स्टार्ट। सर आपको नहीं पता मेरी जिंदगी में कितनी बुराइयां हैं। मेरे पिताजी की 2 औलादें, एक मैं जिसको मेरे पिताजी बुरा समझते हैं, एक मेरा भाई जिसको मेरे पिताजी बहुत अच्छा समझते हैं। मेरे हाथ में प्रॉपर्टी कुछ नहीं आई, अपन तो बाबा जी हैं, बाबा जी, और उससे इतना प्यार करते सब उसको दे दिया। मेरी जिंदगी की कहानी आपको क्या बताऊं, मतलब रोता रहे। जिंदगी की कहानी ऐसी सिर्फ उसी की होती है जिसके अपने अंदर कुछ कमी होती है। कुछ स्थितियां कभी कभी ऐसी खड़ी हो जाती है कि आपके हाथ से सब कुछ चला जाता है, लेकिन क्या तुम्हारा विश्वास भी ले गया वो? क्या तुम्हारे अंदर का हौसला भी ले गया वो? क्या तुम्हारा ज़मीर भी ले गया वो? अगर वो लेकर नहीं गया तो तुम्हारे पास कमाने के लिए कितना कुछ मौका है। अमिताभ बच्चन साहब को जानते हो ना? पता है एक बार उनका दिवाला निकला था। यस। किसकी वजह से निकला था? बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। उनके अपने भाई को वो एक कंपनी संभला के गए थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने आज तक नहीं लिया तो हम क्यों लें। वो अपने भाई को कंपनी संभला के गए थे जिसने उनका पूरा बट्टा बिठा दिया और वो जमीन पे आ गए। न्यूज चैनल वालों ने ये हालत कर दी थी। मुझे याद है मैं छोटा सा था, न्यूज चैनल वाले हाथ में एक गुल्लक का डब्बा लेकर के गली गली चौराहे चौराहे पे घूम रहे थे और चिल्ला रहे थे कि अमिताभ बच्चन साहब का दिवाला हो गया है, कुछ पैसे डालना चाहोगे उन तक पहुंचाने के लिए। उनके लिए मजाक बन गया था अमिताभ बच्चन का नाम। आज हिम्मत है किसी न्यूज चैनल वाले की ये हरकत करने की? अरे वो शख्स ने इतने बुरे समय में, जब उसके लिए बहुत आसान था क्योंकि वो तो भारत में था ही नहीं, बाहर ही बैठा था, उसको क्या पड़ी थी वापस इंडिया में आने की। वापस इंडिया में आया, अपने आप को तैयार किया, अलग अलग तरह से ठुमके लगाए, कभी च्यवनप्राश बेचा, कभी तेल बेचा, कभी क्या किया, कभी किसी को करोड़पति बनाया। आज वो चाहते, ABCL एक अलग कंपनी थी, वो एक अलग व्यक्ति थे। ABCL का दिवाला घोषित करते, उनको अपनी तरफ से पैसा देने की कोई जरूरत नहीं थी। दूरदर्शन का जितना कर्जा था उन्होंने चुकाया, बाजार का जितना कर्जा था उन्होंने चुकाया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को खुद समझा और वो करके दिखाया। मैं आपको एक बात बता दूं, ऊपर वाले ने अगर आपको बुरा मौका दिया है तो समझ लो आपको कुछ करने के लिए दिया है। यस। तुम सोच के देखो कि अगर तुम किसी ऑफिस में चपरासी हो, तुम सोच के देखो कि अगर तुम किसी ऑफिस में चपरासी हो तो क्या तुमको एक क्लर्क के लेवल की मुश्किल आएगी? तुम सोच के देखो कि तुम किसी ऑफिस में क्लर्क हो तो क्या तुमको किसी मैनेजर के लेवल की मुश्किल आएगी? अरे सोच के देखो कि तुम अपने यहाँ के आसपास के थाने के SHO हो,
तो क्या तुमको एसडीएम के लेवल की मुश्किल आएगी? अरे तुम सोच के देखो कि तुम अपने जिले के विधायक हो, तो क्या तुमको सीएम के लेवल की मुश्किल आएगी? नहीं ना। अरे तुमको ऊपर वाले ने बड़ी मुश्किल इसलिए दी है क्योंकि उसने तुमको उसके लायक समझा है। क्यों अपने आप को नालायक बनाते हो ये बोल के कि तुमको मेरी मुश्किल नहीं पता है? तुम्हारे ऊपर भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि प्रभु ने तुम्हें इस लायक समझा कि इस लेवल की मुश्किल दी कि तुम इस लेवल का काम कर सको। उसके प्रसाद को ढंग से ग्रहण करो और अपने आप को बनाने के लिए तैयार करो। एक और बहाना, यार वो मेढ़ से बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है। अब राय साहब तो सुंदर हैं और वो सुंदर दिखेंगे। अब इसमें तुम जलो तो जलो, इससे उनको क्या फर्क पड़ता है? वो है सुंदर। तुम चेहरे का कलर देख के सुंदरता देखते हो क्या? अरे जरा दिल तो देखो। वो सिर्फ चेहरे की वजह से सुंदर नहीं है, वो लोगों के दिलों में बैठे हैं इसलिए सुंदर है। और सुंदरता की अगर बात करें तो पूरे हिंदुस्तान को जो सुंदर बनाती है शहनाज हुसैन। जरा एक बार उसका चेहरा तो देखो। अरे मन में भाव होना चाहिए लोगों को सुंदर बनाने के। तुम्हारा चेहरा कैसा है कोई मायने नहीं रखता। भूल जाओ कि वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। तुम जैसे हो ना वैसे सबसे अच्छे हो, क्योंकि जैसा तुमको ऊपर वाले ने बनाया है वैसा और किसी को नहीं बनाया। तुम्हारे फिंगरप्रिंट की नकल इस धरती पे पैदा ही नहीं हुई है। एक और बात, सर आज नहीं कल करेंगे। बहाने, आलस। बहुत लोगों को देखता हूं मैं कि इतना आलस आ जाता है, सर आज 4 प्लान हो गए, अब प्लान नहीं करेंगे। क्या आपका आलस से कभी आपके साथ, क्या आपका आलस से आपके साथ कभी न्याय कर सकता है? सोच के देखो कि किसी दिन आपकी बीवी आपसे बोल दे कि आज मूड नहीं हो रहा, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। कैसा तमतमा जाएंगे आप? कैसे तमतमा जाएंगे? दोस्त, अगर यदि इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको अपने आलस्य को छोड़ना पड़ेगा और आपको यह तय करना पड़ेगा कि मैं कैसे समय के एक एक पल को यूज करूं और कैसे अपने बिजनेस को, अपने लोगों को, अपने लीडर्स को प्रमोट करने की प्लानिंग करूं। अगर ये आपने लेजीनेस अपने मन में रखा तो आपको कभी एक अच्छा मुकाम नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हो, क्योंकि आप लेजी हो। अगर यदि आगे बढ़ना है तो इस आलस्य को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आलसी लोग कभी सफल नहीं हो सकते। और मुझे पता है आप लोगों में से कोई भी आलसी नहीं है, इसलिए आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। और एक जवाब, ये कौन है बताइए, कौन है दोस्तों? ये एक हैप्पी वॉरियर है। क्या है ये? क्यों है? इस पिक्चर को देख के कुछ जजमेंट होता है, कुछ समझ में आता है? क्या लगता है इसने अपनी जिंदगी में अभी अभी कुछ क्या खोया होगा? कुछ खो के आ रहा है ये, पर ये क्या पा चुका है? ये खो के आ रहा है अपने उस घर को जो इस बाढ़ में डूब चुका है। वहां से ये कपड़े ला सकता था, वहां से ये सूटकेस ला सकता था, क्योंकि पेशा इसका सिलाई का था। पर ये क्या लेके आया? ये अपना हौसला साथ लेके आया और वो सिलाई मशीन अपने कंधे पे रख के लाया, क्योंकि उसको पता है कि मेरा रोजगार मेरे साथ होगा तो मैं मुस्कुराते हुए इस पूरे
स्थिति से लड़ लूंगा और मैं फिर से अपने मुकाम पे पहुंच जाऊंगा। और हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम? थोड़ी भी मुश्किल आ जाए, कोई कह दे, बड़ी बड़ी बातें करके आपको पॉजिटिव करे, आपसे कुछ प्रोडक्ट ले जाए और अगले दिन आपको वापस कर जाए, आप क्या करते हैं? धम करके बैठ जाते हैं। अरे जब आप घर से निकलोगे और बाजार में जाओगे तो मुश्किलें तो आएगी, और जो मुश्किलों से डर जाएगा वो मर जाएगा। ये गब्बर सिंह कह के गया बहुत साल पहले। आज की तारीख में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये बात ध्यान रखनी है कि कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, दिल में हौसला और चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा होनी चाहिए। और यही खूबी एक वॉरियर में होना चाहिए, क्योंकि वो सक्सेसफुल है, वो हर स्थिति से लड़ना जानता है, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, उसकी जिंदगी में उसका मकसद आगे बढ़ने का है। पीछे जो हुआ उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका लक्ष्य है कि अब मुझे फिर से वो सारी चीजें खड़ी करनी है, जो दुर्घटनाएं पहले घट चुकी है, मुझे उनसे अब बाहर निकलना है और मुझे अब आगे बढ़ना है। क्या जवाब देते हैं सफल लोग? सक्सेसफुल लोग कभी भी वैसा नहीं सोचते जैसा एक असफल आदमी सोचता है। फर्क क्या है? केवल सोच का। आप सोच के देखो कि आपका चेक 5,000 रुपए का है और आप अपने नेटवर्क के साथ डील कैसे करते हो, और आपका चेक बढ़ नहीं रहा है। तो आप ये सोच के देखो कि आप अपने नेटवर्क के साथ डील कैसे करते हो, उनके साथ जब बात करते हो तो सोचते क्या हो। और ये सोच के देखो कि आपकी जो सफल स्टार डायरेक्टर अपलाइन है, या डायमंड डायरेक्टर अपलाइन है, या क्राउन अपलाइन है, या DUCD अपलाइन है, जो भी आपकी सफल अपलाइन है, वो जब अपनी टीम को हैंडल करती है तो क्या ऐसे ही करती है जैसे आप करते हो? क्या वो ऐसे ही हैंडल करती है जैसे आप हैंडल करते हो? यही तो फर्क है चेक का। हरकतें आपकी इसी लायक है कि आपको चेक 5,000 का मिले। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो सीख लो ना वो हरकतें जो 5 लाख रुपए महीना कमाने वाला आदमी कर रहा है। अंदर से वो सोच पैदा करो ना जो 5 लाख रुपए महीना कमाने वाले की है। अपने व्यवहार को बदलो ना। यही तो प्रॉब्लम है कि लोग इस चीज को करने को तैयार नहीं होते। इस बिजनेस को करना बहुत आसान है, इसको समझने में ही मुश्किल है। समझने के लिए तैयार हो जाओ, सोच को बदलने के लिए तैयार हो जाओ। आपको अब आज से थोड़ा डिफरेंट सोचना है, थोड़ा बड़ा सोचना है। जहां आप हैं उससे आगे के बारे में सोचना है। हाउ यू थिंक अबाउट योर सक्सेस? आप अपनी सफलता के बारे में कैसे सोचते हैं? देन अदर्स, दूसरों के मुकाबले। यही बात जो मैंने अभी कही। कोई है यहां जो नौकरी करता है किसी अच्छी बड़ी कंपनी में? सर प्लीज उन्हें माइक दीजिएगा। सर शुभ नाम क्या है आपका? सोनू शर्मा। हाँ जी, सोनू शर्मा। सोनू जी, ओके। सोनू जी मुझे एक बात बताएं, आप कौन सी कंपनी में नौकरी करते हैं? सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मुझे समझ में नहीं आया। सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MIS। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है आप। ओके, चलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई है आप, तो आपको रिपोर्ट करना होती है टाइम टू टाइम? यस सर। अगर कभी आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी सर, बॉस की डांट और सैलरी डिडक्ट हो जाती है। हाँ जी, बॉस की डांट और सैलरी डिडक्ट हो जाती है। हाँ, बॉस की डांट और सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। चलिए सोनू जी एक बात और मुझे बताएं, आपने गवर्नमेंट जॉब को फाइट किया, जिस पोस्ट पे आप हैं कितने लोगों ने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा? बहुत सारे। कोई क्वांटिटी, कोई मेजरमेंट? तो सर 1000 अराउंड। 1000 लोगों ने, 1000 लोगों में आपको वो पोस्ट मिली। थैंक यू सोनू जी। थैंक यू सर। और कोई है जो प्राइवेट जॉब में है? क्या बात है, गोरखपुर में कोई नौकरी करता ही नहीं है क्या? कि करते तो हैं लेकिन बोलने से डरते हैं।
मुझे लगता नहीं कि गोरखपुर में डरने वाले लोग हैं। हाँ जी, अच्छा सब नौकरी पे गए हैं, ओके। सर प्लीज आप उन्हें माइक दीजिएगा। मुझे पता है 2 अगस्त को हम लोगों ने बालीसर का प्रोग्राम इंदौर में किया था और उस दिन संडे नहीं था। लंच के समय कम से कम 50 लोग ऐसे थे जो ये सोच के आए थे कि आज जितनी देर का लंच है उतनी देर हम सर को सुन लें और फिर चले जाएंगे। और यकीन मानो 50 के 50 लोगों ने अपना अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा था। सर प्लीज, गुड नेम आपका? अनवर अली। अनवर जी कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं? मैं फार्मा में हूँ, ऑप्थो रेमेडीज है। ओके। 45 इयर्स ओल्ड कंपनी है और हम एक स्पेशल सेगमेंट में काम करते हैं, ऑप्थेल्मिक आईज डिपार्टमेंट में। और आई डिपार्टमेंट में पैन इंडिया कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया काम होता है हमारा। ओके, गुड। अनवर जी मुझे एक बात बताएं, अगर यदि आप अपनी जॉब पर ईमानदारी से ना जाएं तो आपके साथ क्या होगा? सर पहले तो देखा जाए, जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं 6 साल से एक ही जगह पर हूँ और एक ही हेडक्वार्टर पे हूँ, तो मतलब जो एक सक्सेस की बात होती है मैं उसके ऊपर आ चुका हूँ, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। Okay. लेकिन अगर मैं नहीं जाऊँ तो 6 साल के बाद भी दिक्कत हो जाएगी। 6 साल के बाद दिक्कत हो जाएगी, ओके। और ये तो आपने एक कहानी बताई, अब आप एक पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जहां मैं भी, आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में और एक अच्छी पोजीशन पे हैं, तो 50,000, 70,000, 80,000, लाख रुपए भी मिलने लग जाता है एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचने के बाद। लेकिन ऐसे समय पे एक बड़ी दुर्घटना घटती है लाइफ में। क्या दुर्घटना घटती है वो शायद आपके साथ नहीं होगी और मैं प्रभु से कामना करूंगा कि वो कभी आपके साथ ना हो, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी जिंदगी में एक दुर्घटना घटी कि वो एक बहुत अच्छी जॉब के लेवल पे थे और सर्टनली एक ऐसा बॉस आया जिससे उनकी पटी नहीं। अभी मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। बढ़िया। मैं जो कहना चाहता था वो मैसेज बहुत हद तक आप लोगों तक पहुंचा होगा। थैंक यू अनवर जी। एक लेवल तक जाने के बाद आपने सब कुछ अच्छा किया, आपको जॉब में एक सिक्योरिटी भी नजर आने लगी, आपको अपनी नौकरी करते करते 6 साल भी हो गए और उसके बाद आपको एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है क्योंकि आपके ऑफिस में अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ये घटना जो अनवर जी के साथ घट रही है ना, मैं ऐसे, क्योंकि मेरी टीम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, 12 लाख, 15 लाख, 24 लाख, 30 लाख के पैकेज पे हैं, जब उन लोगों के साथ बैठ के बात करते हैं तो मुझे इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में पता चलता है। और ये दुर्घटना हर प्राइवेट नौकरी वाले के साथ होती रहती है। इवन जनरल मैनेजर की पोस्ट तक के आदमी को किक आउट कर दिया जाता है। आप सोच के देखो, आप एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हो जहां आपकी सफलता दूसरों से अलग है। यहां अगर आपने 6 साल काम किया, दिवाकर जी 9 दिन जर्मनी, पता नहीं कहां कहां, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और 3 देशों की यात्रा करने गए थे, कोई फर्क पड़ा क्या? और तो और ठीक है, खुद तो गए, अपने साथ राय साहब को भी ले गए, कुछ फर्क पड़ा क्या? और अगर आप जॉब में हैं और चले जाओगे तो फर्क पड़ेगा? सबसे पहली बात तो जा ही नहीं पाओगे। जाना बहुत दूर की बात है, जाने के बारे में सोच भी नहीं पाओगे। केवल एक चीज सोच के देखो, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां आपको सोचने को मिलता है कि आप आज 2,000, 5,000, 10,000 पे हो, कल आप इससे डबल पे जा सकते हो, परसों आप इससे ट्रिपल पे जा सकते हो, उसके बाद उससे 4 गुना पे जा सकते हो, उसके बाद 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, जितनी स्काई की लिमिट है वहां तक आप जा सकते हो, क्योंकि वेस्टीज में लोग 65 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं। नौकरी में तो आप सोच के बैठे हो कि मुझे सुबह जाना है, शाम को आना है। वेस्टीज में क्या सोच के बैठे हो? नौकरी आपको तनख्वाह देगी और सही समय पे ये भी दे सकती है, सबको नहीं देगी, सही समय पे फुटबॉल भी बना देगी। और जब एक व्यक्ति
80,000 और लाख रुपए महीने की सैलरी को लगातार जी रहा होता है 3 सालों से 4 सालों से, और एक पल में नौकरी से जमीन पे आके गिरता है ना, तब उसके हाल क्या होते हैं मुझसे पूछो। मैं कई लोगों को जानता हूं, और आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप जानते होंगे। यहां इस इंडस्ट्री में अगर आपने इन चीजों को खड़ा किया तो आज उसको खड़ा करने के लिए आपको अपनी सोच ही तो बदलनी है। तो क्यों नहीं बदलते? बदलो ना। आज जिस जगह हो उससे अपने आप को अपडेट करो, एक कदम आगे बढ़ाओ। जैसे जैसे आपकी सोच बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपका काम बढ़ता चला जाएगा। हाउ स्किल्ड यू थिंक? कौन कौन सी खूबियां हैं जिनके बारे में आप सोचते हो? कौन कौन सी खूबियां आप अपने अंदर बढ़ा रहे हो? एक जमाने में हम पेन खरीदने जाते थे तो 2 रुपए का ही खरीदते थे। क्या करेंगे महंगे पेन को रख के? हिसाब तो हमने वही रखना था कि किसको कितनी पाल किराए पे दी। यही तो हिसाब रखना था। 2 रुपए का पेन बहुत है, कोई चोरी करके भी ले जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। वक्त बदला, चीजें आगे आई, सोच बदली। 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए के पेन तक पहुंचे। 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए तक का पेन अब यूज करने लग गए ना। ये सोच ही तो बदली है। इंसान अगर अपने आप की स्किल को थोड़ा सा बदलने के बारे में सोच ले, थोड़ा कैसा? आप कटिंग करवाते हो? करवाते हैं? गोरखपुर में लोग कटिंग करवाते हैं। थोड़े से अच्छे सैलून पे जाना चालू करो, थोड़े से अच्छे। शर्ट पहनते हो, थोड़ा सा अच्छा लेना शुरू करो। बनियान पहनते हो, थोड़ा सा अच्छा। बच्चे आपके स्कूल में जाते हैं, आप संतुष्ट हो उस स्कूल से? उसको थोड़े से अच्छे स्कूल में भेज करो। गाड़ी आपके पास कैसी है? संतुष्ट है आप उससे? उससे थोड़ी अपडेट वाली लेने की प्लानिंग करो। छोटी छोटी चीजों से आदमी अपनी स्किल को इंप्रूव करने की कोशिश करे। अपने रुमाल से लगाकर, अपने पेन से लगाकर, अपने जूतों से लगाकर, अपनी बाइक से लगाकर, अपनी कार से लगाकर, अपने कपड़ों से लगाकर, एक एक चीज को वो अपनी स्किल के रूप में बढ़ाने की कोशिश करेगा तो वो अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आदमी जहां है उसको उससे आगे जाना है। क्या आप अपनी उपलब्धियों के बारे में सोचते हो? क्या आप अपनी उपलब्धियों के बारे में सोचते हो? उसको सोचो, बार बार सोचो, बार बार इमेजिनेशन करो। जितना ज्यादा सोचोगे आप उसके उतने ज्यादा नजदीक जाते चले जाओगे। रिमेंबर, पॉजिटिवली हैंडल सिचुएशन इन योर लाइफ। स्थितियां कुछ भी आएगी पर आपका नाम तभी होगा जब उसको आप सकारात्मक रूप से हैंडल करोगे। थॉमस एडिसन साहब ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया बल्ब बनाने के लिए, और एक दिन एक आग में उनके सारे रिसर्च जल गए। कितना मजबूत बात थी उनको बोलने के लिए कि मेरा रिसर्च तो जल गया। आज हम सब लोग यहाँ लालटेन लेके बैठे होते हैं पर हम लाइट की रोशनी में बैठे। उन्होंने उस सिचुएशन में ये बोला कि वो तो जल गया लेकिन जो मुझे पता है वो थोड़ी चला। और उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया, इसीलिए वो आज इस दुनिया में नहीं है और हम उनका नाम ले रहे हैं। और आपको जब कोई प्लान देखने से मना कर देता है, कोई ज्वाइन होने से मना कर देता है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? वो जो आपका हैंडल करने का तरीका है ना, वो बताएगा कि आप आने वाले कल में कहां जाने वाले हैं। उसको कितने पॉजिटिवली आप हैंडल करते हैं, उसी से आपको आने वाले कल का डेस्टिनेशन मिलेगा। एक छोटा सा टेस्ट करना चाहूंगा मैं आप सब लोगों के साथ। क्या आप मेरा साथ देंगे? यस। मैं चाहूंगा आप सब लोग जहां बैठे हैं अपनी कुर्सी पे अपनी पीठ लगा लें अच्छे से। कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद कर लें। जितने भी लोग खड़े हैं प्लीज आप बैठ जाइए। प्लीज आप भी बैठ जाएं कोई भी जगह देखकर। कहीं जगह नहीं है तो
कहीं भी बैठ जाइए प्लीज़, यहाँ आ जाइए, स्टेयर्स पे आ जाइए, कहीं भी बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी से अपनी अपनी आंखों को बंद करिए और अपनी कुर्सी पर रिलैक्स हो जाइए। अब इमेजिन करके देखिए कि आप आज अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप जो हैं, आप अब वो नहीं रहने वाले। आप अपने आप को बदलने के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं। आपको जिस मुकाम पर आप हैं उससे आगे जाना है। आपके घर में जिस तरह की सुंदर चीज़ें हैं, वो चीज़ें उससे ज़्यादा सुंदर अब होना चाहिए। जिस तरह की दुकान से आप कपड़े खरीदते हैं, अब उससे अच्छी दुकान से आपको कपड़े खरीदना है। जिस तरह की जूते आप खरीदते हैं, आपको अब उससे अच्छे जूते खरीदना है। जिस तरह की साड़ी आप खरीदते हैं, आपको उससे अच्छी साड़ी खरीदना है। जिस तरह के सूट आप खरीदते हैं, आपको उससे अच्छे सूट खरीदना है। आप जिस मकान में रहते हैं, आपको अपने मकान को अपडेट करना है। आपका जो मकान है वो और बड़ा होना चाहिए। जो चीज़ें, सुविधाएं, जो उपभोग करने की चीज़ें आपके और आपके परिवार के लिए बनी है, वो आपको उपभोग करना है, आपको उसके लिए तैयार होना है। आपके घर में वो सारी चीज़ें होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, जो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी कंपनी का, वो सब आपके घर में है। और इमेजिन करके देखो कि आपके सपनों की कार आपके हाथ में है। आप उस कार के अंदर बैठे हैं, आपकी आंखें बंद हैं, आपने अपनी कार के स्टीयरिंग पे हाथ रखा हुआ है और मस्त आप उस कार को ड्राइव कर रहे हैं। उस कार के अंदर गियर डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कार फुल्ली ऑटोमेटिक है। एसी बहुत बढ़िया है, बाहर चाहे लोगों को गर्मी लग रही है, लेकिन आप अंदर मस्त ठंडी में हैं। गाड़ी आपकी वो गाड़ी है जो आपके शहर में, आपके आसपास, आपके रिश्तेदारों में किसी के पास नहीं है, और उस सपने को आप जी रहे हैं। जितने सपने आपने देखे, जितने छूट गए, जितनी चीज़ें आपसे छूट गई थी, वो सारी चीज़ें आप अपने पास महसूस करके देखिए कि जो आपके पास से गया था वो सब आपके पास वापस आ रहा है। विजुलाइज करके देखिए। आपने जो सपना देखा कि ये मेरे पास होना चाहिए, वो आपके पास है, ये आप विजुलाइज करके देखिए। और आप धीरे 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 अपनी आंखों को खोलिए। अपने हाथों को रब करिए और अपनी आंखों पे लगाइए। कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा लगा अपने सपने के बारे में सोच के? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या ये टेस्ट मैंने शुरू किया था उस समय आप जैसे थे, अब भी आप वैसे ही हैं? नहीं। क्या आपकी सोच का लेवल इन 4-5 मिनट में बदला? यस। क्यों बदला? केवल आपने विजुलाइज किया और आपने अपनी सोच पे फोकस किया। ये एक छोटा सा टेस्ट है। इस टेस्ट को अगर आप रोज दोहराएं, रोज अपने सपनों को आंखें बंद करके रियलाइज करें, मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है, मुझे मेरे बच्चों के लिए करना है, मुझे मेरे पति के लिए करना है, मुझे अपनी पत्नी के लिए करना है। जो आप विजुलाइज करेंगे, धीरे 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 आप उसके लायक होते चले जाते हैं और आप उसके लिए काम करने लग जाते हैं। इफ यस, आप अगर इसको लगातार देखते रहेंगे तो आप उसको हर हाल में अचीव करेंगे। आप कैसे सोचते हैं? 2 ऑप्शन है आपके पास में। आप छोटा भी सोच सकते हैं और आप बड़ा भी सोच सकते हैं। आप ऐसी भी चीजें सोच सकते हैं जो पूरी तरह से बिखरी हुई हो। आप ऐसी भी चीज सोच सकते हैं जो आपको फोकस्ड कर दे और जिस डेस्टिनेशन तक आप जाना चाहते हैं आप उसके बारे में इमेजिन करें। आप अपनी कार, अपना लेवल, अपना चेक, उन चीज़ों के बारे में इमेजिन कर सकते हैं।
आप ऐसी चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं जो चीजों को छितर-बितर कर दे, जो खराब कर दे। आप ऐसी चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं जो आपको और आपकी टीम को क्रिएटिव कर दे, जैसे कि इस प्रोग्राम के बारे में सोचा गया। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। एक बहुत अच्छी क्रिएटिव थिंकिंग मेरे दिमाग में आई थी, जिससे मेरा बिजनेस एकदम जंप हुआ। हम लोगों ने 1 महीने में एक प्रोग्राम चलाया कि जितने भी लोग हमारी टीम में फर्स्ट 8% क्वालिफाई करते हैं, हम उन लोगों के घर जाएंगे और बहुत ज़्यादा तो हम उस पर खर्च नहीं कर सकते, इसलिए 4 लोग जाते हैं, उनको कहते हैं अपने घर के आसपास के लोगों को बुलाइए और उनको तिलक और श्रीफल लगा के हम श्रीफल दे करके सम्मानित करते हैं। ये चीज़ जब हमने शुरू की तो हमें पता चला कि हमारी टीम में फास्ट एड करने वालों की संख्या डबल और ट्रिपल हो गई। ये हमारे दिमाग का आइडिया था। आपके दिमाग में कुछ नया आ सकता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव थिंकिंग आपको करती रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रिएटिविटी अपनी टीम में देते रहेंगे तो लोग आपके साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। आप रियलिस्टिक सोचते हैं या फर्जी बातें सोचते हैं? मैं बहुत लोगों को देखता हूं लेवल 11%, 14%, 17%, और उनसे बात करते हैं कि आप क्या करने जा रहे हो। सर मैं अगले साल ओडी लेने जा रहा हूं। मैंने कहा तुम्हारे तरीके से तो मेरे को साइकिल भी नजर नहीं आती। लाइफ में एक चीज बहुत क्लियर रखिए कि बोलिए उतना जितना करने के लिए आप तैयार हैं। फालतू की बकवास करने वाले की इज्जत भी खराब हो जाती है। अगर यदि आपने बोला है तो अपने नाम का मान आपको रखना है, ये बात ध्यान रख के किसी भी चीज को बोलिए, और रियलिस्टिक थिंकिंग रखिए, ना कि हंसी मजाक आपकी बन जाए ऐसी सोच रखिए। करने के लिए तैयार हो जाए। ऑडी लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल लाई जा सकती है। लोग ला चुके हैं, लोग उसको जी रहे हैं, लोग उसको चला रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब ये शब्द बोला तो उन्होंने शब्द बोलने के बाद क्या काम किए? क्या आप वो कर रहे हैं? अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको ऐसी बात नहीं बोलनी, और अगर आपने ऐसी बात बोल दी तो आपको वो सारे काम करने हैं जो वो लोग कर रहे हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा रियलिस्टिक रखना है, स्ट्रेटेजिक प्लान करना है, छोटी सोच नहीं रखना है, और हमेशा ये देखना है कि पॉसिबिलिटी क्या है। बहुत लोगों को देखता हूं, महीने की शुरुआत में हम उनसे बात करते हैं इस महीने क्या करने वाले हो। पता सबसे पहला जवाब क्या आता है? सर इस महीने डायरेक्टर तो नहीं हो पाएगा। क्या बोलते हैं? इस महीने डायरेक्टर तो नहीं हो पाएगा। और जब कोई ये बोलता है ना तो मेरा तो खून खोल जाता है। महीने की शुरुआत में तुम ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मैं ये नहीं कर सकता हूं? तुम ये कैसे डिसाइड कर सकते हो? तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि इस महीने में मैं कम से कम ये कर सकता हूं, लेकिन ये कभी डिसाइड नहीं कर सकते हो कि मैं इस महीने में ये नहीं कर सकता हूं। अरे सोच को तो अपडेट करो। आपको पॉसिबिलिटी के ऊपर प्लान करना है। अगर आपकी 50 लोगों की टीम है तो उस टीम से कैसे पॉसिबिलिटी करके डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर तक जाना है, उसके लिए आपको वो प्लान करना पड़ेगा। इम्प्लोसिव और रिफ्लेक्टिव, आपको ऐसा काम करना है जिसकी वजह से आपकी सोच से लोग भी प्रभावित हो और लोग भी उस काम को करें। पॉपुलर थिंकिंग या फिर इनोवेटिव थिंकिंग, आम आदमी जैसे सोचना है या फिर कुछ अलग करने की सोच रखना है। मैं यहाँ आया ना, यहाँ आने के बाद जब मैं लखनऊ से लगा के यहाँ तक आ रहा था तो पूरे रास्ते में एक चीज़ देख रहा था और मुझे आप सब लोगों से जलन हो रही थी कि आप इतने किस्मत वाले हो कि आपके साथ एक ऐसा अपलाइन है जो आपके बारे में कुछ न कुछ सोचता रहता है और उसकी इनोवेटिव थिंकिंग है। और जब वो मुझे बता रहे थे कि हम इस तरह से लखनऊ में गो क्राउन प्लान करते हैं, सच मानो मुझे आप लोगों से जलन हो रही थी। इतनी अच्छी इनोवेटिव अपलाइन आपको मिली और आपके अंदर का इनोवेशन कहाँ है? अरे अगर आपके अंदर स्पार्क है तो आप उनके साथ मिलके पता नहीं क्या से क्या कर सकते हो।
मैं देखता हूं कि लोग तरसते हैं कि उन्हें ऐसा प्रोग्राम मिले, लोग तरसते हैं। मैं इंडिया में न जाने कितने लोगों से मिलता हूं जिनके अंदर यह भाव है कि मुझे आगे बढ़ना है, और वो तरसते हैं कि उन्हें कहीं ऐसा कोई प्रोग्राम मिल जाए जिसमें यह समझ में आए कि मैं क्राउन कैसे जाऊं। और मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूं कि जिनके पास ऐसा प्रोग्राम है कि आप क्राउन जा सकते हो, और वो इस बात में रोते रहते हैं कि सर मैं इतने पैसे कैसे दूंगा। मेरे को एक बात बताओ, जो लोग कम पैसा कमा रहे हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ बचाया क्या? अरे जो 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ बचाया क्या? जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ बचाया क्या? एक जमीन और ले ली, एक जमीन और ले ली, एक जमीन और ले ली, और उस जमीन को वो जीते नहीं है। जब वो मरते हैं उस जमीन को यहां छोड़ के चले जाते हैं। आप जब गो क्राउन में जाओगे ना तो पता क्या करोगे? आप अपने आप को जियोगे। साला मरने के बाद जिस चीज को छोड़ के जाना है उसके लिए इतना आप लगा के छोड़ते हो, जीते जी जिसको जीना है उसके लिए आप इतना करने को तैयार नहीं हो। जिंदगी ने आपको इतना अच्छा मौका दिया, आपको इतनी इनोवेटिव थिंकिंग वाली एटमॉस्फेयर दिया, इतना अच्छा माहौल दिया, आपको इसको कैश करना चाहिए। और अगर आप नहीं करते हो तो आप अपने आप के साथ गलत करते हो। सोलो थिंकिंग, अकेले चलने की सोच रखते हो या सबको साथ लेके? हमें तो सबको साथ लेके चलने की सोच। सेल्फिश थिंकिंग रखते हो या फिर अनसेल्फिश थिंकिंग? और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बॉटम लाइन थिंकिंग रखते हो या फिर विशफुल थिंकिंग, अबाउट द लाइन, सबको खुश रखना। बॉटम लाइन थिंकिंग कैसे होती है? लोग बड़ी बकवास किया करते हैं, खुद की जिंदगी में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है, अगर कोई अपने आप को बदलने को तैयार है ना तो लोग उसको तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। कैसी बकवास करते हैं? उनको पता है कि ये जो लीडर हैं इनके साथ 4 लोग इनको फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं, और वो खुद अपने लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ाने का कोई प्लान नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग पता क्या करते हैं? खुद को आगे बढ़ाने पे ध्यान देने की बजाय इनकी टीम में जाके फितूर छोड़ने का काम करते हैं। क्या फितूर छोड़ते हैं? अरे भैया ये जो करते हैं ना ये सब माल अंटी करने का काम है। तुमको थोड़ी मालूम है भाई साहब, एक बार उस जगह जाकर, उस जगह बैठकर, उस स्थिति को महसूस करके, समझ के कोशिश तो करके देखो कि वो जो करते हैं वो तुम कर सकते हो क्या? अगर वो ये सब करते हैं तभी वो इस जगह पर है जिस जगह वो हैं। और आप ये सब नहीं करते, इसीलिए आप उस जगह हो जिस जगह आप हो। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे अबव द लाइन जाना है, बिलो द लाइन नहीं जाना, तो मुंह से ऐसा शब्द मत निकालो जो आपको बिलो द लाइन लेके जाए। इतिहास में जब जब रामायण की बात होती है, कोई कैकेयी की तारीफ के बारे में बात करता है क्या? और राम जी के समर्पण के बारे में बहुत सब बात करते हैं। क्यों? क्योंकि कैकेयी जो थी ना, उसने अपनी जुबान से कुछ ऐसे शब्द निकाले थे जिससे कि उसने उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, और श्री राम ने अपने मुंह से ऐसे शब्द निकाले थे कि वो एक आम इंसान से महापुरुष और भगवान की संज्ञा तक पहुंच गए। अगर आपके दिमाग में बिलो द लाइन यानी कि कैकेयी वाली हरकतें हैं, आज ही उसको खत्म कर देना। क्योंकि अभी तक मुझे नहीं पता कि क्या करता था, कौन कैसे करता था, लेकिन अगर आपने आज से कोई डिस्ट्रक्टिव वर्ड किसी को बोला तो आप ये सोच लेना कि आपकी आंखों के सामने गौरव मेहता खड़ा है और वो आपको बोल रहा है कि तू कैकेयी है, कैकेयी है, कैकेयी है। अगर आप अबव द लाइन सोचेंगे,
तो आप भी आगे बढ़ेंगे और आपके आसपास के माहौल में जितने लोग होंगे वो भी आगे बढ़ेंगे। दुनिया में अगर तुम्हारा नाम लिखा जाए तो वो हमेशा बचाने वालों में लिखा जाना चाहिए, डुबाने वालों में नहीं लिखा जाना चाहिए। सक्सेस इज योर चॉइस। आपकी चॉइस है कि आप सफलता कैसे लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं किस्मत से मिली, किस्मत से कभी किसी को सफलता नहीं मिलती। यू कैन चेंज, यू बिलीव। आप जब भरोसा करते हो और आप पूरे विश्वास के साथ भरोसा करते हो तो आपको वो मिलती है। एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, गुलजार साहब का नाम सुना है? यस। एक बार गुलजार साहब का इंटरव्यू था और किसी पत्रकार ने गुलजार साहब का इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के बाद उनसे पूछा कि गुलजार साहब, आपकी नजर में हिंदुस्तान के 5 बेहतरीन लेखक कौन कौन हैं? उम्दा लेखक, हिंदुस्तान के सबसे उम्दा लेखक। गुलजार साहब ने एक ही पल में 5 लोगों के नाम ले लिए। वो इंटरव्यू उनका अगले दिन पेपर में भी छपा और उस पेपर को लेकर कुछ लोग पहुंचे जावेद अख्तर साहब के पास। जावेद अख्तर साहब, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जावेद अख्तर साहब ने कहा, पूछिए। हमने गुलजार साहब से पूछा कि हिंदुस्तान के सबसे उम्दा 5 लेखक कौन हैं। उन्होंने 5 लोगों के नाम बताए लेकिन उनमें आपका नाम नहीं था। करी केकई वाली हरकत। लेकिन उस समय जावेद अख्तर साहब ने वो हरकत करी जिसकी वजह से वो जावेद अख्तर हैं और जिसकी वजह से हम आज उनका नाम ले रहे हैं और जिसकी वजह से वो सफलता के उस मुकाम में हैं। उन्होंने कहा कि अगर गुलजार साहब ने मेरा नाम नहीं लिया, इसका मतलब सच में मुझे में कुछ कमी है, मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूंगा और थोड़े दिनों के बाद शायद वो मेरा नाम लेंगे। दूसरा कोई होता तो लाठी डंडा लेकर पड़ जाता। अगर आपके सामने कोई केकई जैसी हरकत करता है तो ये ध्यान रखना, आपको मौका मिल गया है जावेद अख्तर बनने का। डिपेंड आप पे करता है कि आप उस समय अपने आप को क्या बनाते हैं। सेट योर प्रायोरिटी, बहुत मुद्दे की और बहुत खास बात है। कितने लोग ऐसे हैं यहां पर जो डायमंड से नीचे के लेवल पर हैं? और इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो डायमंड जाना चाहते हैं? ओके, आप सबके लिए जोरदार तालियां। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बातों में जाना चाहते हो या सच में जाना चाहते हो? सच में। जो तुम कर रहे हो उससे चले जाओगे? नहीं। ये जवाब मैंने नहीं, आपने दिया है। तो इसको बदलेगा कौन? हम। और अगर खुद को बदलना है तो उसको बदलने में एक चीज आपके बहुत काम आएगी, वो है आपकी प्रायोरिटी। अगर यदि आज से आपको यह तय करना है कि मुझे डायमंड जाना है, क्राउन जाना है, यूनिवर्सल क्राउन जाना है, तो आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लो कि कितनी तारीख को जाना है। और जब आप ये डिसाइड करो, बहुत लोगों को मैं देखता हूं 3 साल हो गए, डायमंड जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। वो अगले 3 साल और चिल्लाते रहेंगे, अगले 9 साल और चिल्लाते रहेंगे, नहीं जाएंगे। क्योंकि केवल बकवास करने से कोई डायमंड नहीं बनता, उसके लिए वो करना भी पड़ता है जो एक डायमंड करता है। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगी। और आपकी प्रायोरिटी क्या सेट करना पड़ेगी? बहुत क्लियर और बहुत सिंपल प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगी कि मुझे 90 दिनों के अंदर डायमंड जाना है, मुझे 60 दिन के अंदर डायमंड जाना है, मुझे 120 दिन के अंदर डायमंड जाना है। और जब आप ये चीज डिसाइड कर लें, तब आपको ये समझना पड़ेगा कि इस प्रायोरिटी को क्वालिफाई करने के लिए कुछ चीज़ों पे दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि जब आपने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली है, तब आप अपने दिमाग को इधर उधर भटकाएंगे नहीं। जब आपने डिसाइड कर लिया कि 60 दिन में जाना है तो जाना है, 90 दिन में जाना है तो जाना है, 120 दिन में जाना है तो जाना है, वो डेट चेंज नहीं होगी। फिर उस बीच में आप अपने मकान का काम नहीं खोलेंगे,
और जब आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर चुके होंगे तब उस दिन रात को बैठ के आप सोचना कि आप दिन भर जो काम करते हैं उसमें से कितने काम आपके लिए अर्जेंट है, कितने काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कितने ऐसे बकवास काम आप दिन भर में करते हैं जो ना अर्जेंट है और ना इंपॉर्टेंट है। आदमी की लाइफ का 90% टाइम सिर्फ ऐसे कामों को करने में बर्बाद हो जाता है जो ना तो अर्जेंट होता है और ना इंपॉर्टेंट होता है। हम सुबह उठ के भगवान को याद करें या ना करें, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप को जरूर देखेंगे, क्योंकि वो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट लगता है नहीं। वो डिस्ट्रक्टिव टाइम आपने बर्बाद कर दिया। हम शाम को एक प्लान दिखाने का सोचे या ना सोचे, 1 घंटे टीवी जरूर देखने का सोचेंगे। क्या वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा? जब आपने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली कि अगले 90 दिनों में मुझे डायमंड जाना है, जब मुझे जाना था अगले 90 दिनों में डायमंड, मेरे पास टाइम नहीं था टीवी देखने का, मेरे पास टाइम नहीं था अपने घर में चीजों को व्यवस्थित रखने का। मेरा और मेरी वाइफ का झगड़ा इस बात पे होता था कि जब से तुम वेस्टीज में आए हो तुम इतने बेकार हो गए हो, तुम चीजों को सही जगह पे नहीं रखते हो। मैं आपको बता दूं, उस दौर में मैं, ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही ऐसा हूं, लेकिन उस दौर में मैं जानबूझ के की जाने वाली लापरवाहियां कर रहा था। वो इसलिए कर रहा था कि अगर मैं घर आया हूं और मेरा सूटकेस बिखरा हुआ है, मैं उसको संभालने और इन चीजों में संभालूंगा, समय लगाऊंगा, उससे ज्यादा आसान है कि उस सूटकेस को मैं पलंग के नीचे खिसका दूंगा। मेरा सामान बिखरा हुआ है, मैं उसको सेटल करने में अपना टाइम निकालूंगा, उससे ज्यादा आसान है कि उसको अलमारी में भरूंगा और अलमारी का लॉक लगा दूंगा। जब मुझे जाना था डायमंड, तब मेरे पास फुर्सत नहीं होती थी कि मैं अपनी कार को रगड़ रगड़ के धोऊं और चमकाऊं और पॉलिश करूं और ये करूं और वो करूं। मुझे एक चीज पता थी, मेरा एक एक दिन, एक एक पल, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। जिस समय मैं फ्री रहता था, घर पे रहता था, डाउनलाइन को फोन करता था, नई मीटिंग सेट करता था, अगला प्रोग्राम करता था, कोई प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करता था, किसी नई चीज पे दिमाग लगाता था, उस समय मम्मी ने बोला कि बेटा ऊपर से पानी चूता है, उसको कंप्लीट करवाना है। मैंने मना कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा सुनियोजित उन लापरवाहियों को करने की वजह से शॉर्ट टाइम में डायमंडशिप मिली, शॉर्ट टाइम में क्राउनशिप मिली, शॉर्ट टाइम में यूनिवर्सल क्राउन बने। और आप एक्चुअल माहौल तो आप बनाए, क्योंकि गाड़ी जब हम नई नई खरीदते हैं ना, तो शोरूम वाला कहता है कि भाई साहब जब तक 1500 किलोमीटर नहीं चल जाए ना, इसको स्लो स्लो चलाना, क्योंकि इसके पिस्टन पे पॉलिश होना बाकी है। हमारे पिस्टन पे तो पॉलिश ही अब हुई है। अब देखो इसके बाद के नज़ारे थोड़े दिनों में आपको दिखाता हूं मैं। थोड़े दिनों बाद जैसे जैसे चीजें आप तक पहुंचेगी, आप खुद फील करेंगे कि इस आदमी की लाइफ में क्या चेंज आया, क्योंकि मैंने अपनी प्रायोरिटी पे काम किया था। और मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अपनी डेट डिसाइड करो और अपनी प्रायोरिटी पे काम करो कि ये काम मैं इतने दिनों में करूंगा और केवल वही काम करूंगा जो अर्जेंट है और जो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बाकी कामों पे मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। सिंपल चीज है, सेट योर प्रायोरिटी। सक्सेस इज बाय चॉइस, नॉट बाय लक। आज जो मौका आपको मिला है, आपकी चुनाव से मिला है, आपको आपकी किस्मत से नहीं मिला है। और इस चुनाव को आप किस तरह से कैश करते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कहां, किस मुकाम तक, कैसे और कितने दिनों में जाएंगे। एक सबसे खतरनाक चीज, बहाने। मैंने सुना है वैसे कि गोरखपुर के लोग बिल्कुल बहाने नहीं बनाते। एक आदमी ने यस बोला, वाह क्या बात है, बाकी सब लोग बनाते हैं। सर 1% होगा, 99% तो है ये। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं ना, ये जो बहाने होते हैं ना, सर मैं ये काम इस वजह से नहीं कर पाया, सर ऐसा है ना कि वो मेरे ना चाचा के ससुराल में एक उनकी वो थे, उनका बेटा है ना यहाँ आया हुआ था, वो बीमार हो गया, उसको फीवर था, उसको मैं लेके हॉस्पिटल गया था, इस वजह से मैं आ नहीं पाया मीटिंग में। उसका बहुत बढ़िया है। कितनी उम्र है उसकी? बोले साहब उसकी 25 साल की। कि क्या हो गया था उसको? सर फीवर आ रहा था। तो तुम क्या कर रहे थे उसके साथ? सर मैं उसको लेके गया था ना, अकेले नहीं छोड़ सकते उनका कोई। कौन से हॉस्पिटल में? आपके यहाँ कौन सा मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ CHL अपोलो में। बहुत बढ़िया।
यार मैंने कहा CHL अपोलो में तो आदमी को अंदर बैठने नहीं देते। हाँ मैं तो बाहर बैठा हुआ था ना। अच्छा वो अंदर था, उसको साइन चल रही थी और तुम बाहर बैठे थे। गुड गुड गुड। अच्छा तुम जब बाहर बैठे थे तो तुमने अपनी डाउनलाइन को तो फ़ोन लगाया ही होगा, कुछ लोगों से काउंसलिंग तो करी होगी कि आज गोरखपुर में एक सक्सेस सेमिनार है, तुम वहाँ चले जाओ, तुम अपना समय निकाल लो, वहाँ कोई आदमी कुछ मैकेनिज्म बताएगा, तुम्हारी लाइफ चेंज होगी। ऐसा तुमने कितने लोगों को फ़ोन किया? ये जो छोटे छोटे बहाने होते हैं ना, ये आपके साथ कभी न्याय नहीं करेंगे, कभी आपको उपलब्धि नहीं देंगे। आप उसके लायक ही नहीं हो, आपने वो लायकी डेवलप ही नहीं करी। आप उस बहाने के लायक हो जो बहाना आप बनाते हो, और अगर यदि आपको उस बहाने से आगे के लायक बनना है तो उस बहाने को छोड़ना पड़ेगा। दुनिया में आपको आपके बहाने रोकते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो उस बहाने से बाहर निकलो ना। इस बहाने ने आपका हाथ पकड़ रखा है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन सच बात तो यह है कि आपने इस बहाने का हाथ पकड़ रखा है। मैं अपनी लाइफ की एक स्टोरी हर मीटिंग में शेयर करता हूं, और वो स्टोरी इसलिए शेयर करता हूं क्योंकि उसकी वजह से मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस मिला था। मैं रहता हूं जावरा में, मुझसे 500 किलोमीटर दूर एक शहर है बैतुल। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया बैतुल में, और बैतुल में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, पहले महीने बैतुल गया, कोई 5,000 का खर्चा हुआ। 5,000 का खर्चा करके पूरे उस दौर में मुझे एक सेल मिली, जिसमें एक कैल्शियम हमने वहां पर सेल किया। वेस्टीज के प्रोडक्ट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनका मुंह नहीं है और इनके पांव नहीं है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि आदमी के अंदर जाते हैं ना तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं। वो जो एक कैल्शियम मैंने एक डॉक्टर को दिया था, उस डॉक्टर ने उसके किसी मरीज को दे दिया जिसकी एड़ियों में दर्द था। हमने तो कभी बोला नहीं कि कैल्शियम से एड़ी का दर्द ठीक होता है, लेकिन जिसने खाया उसकी एड़ी का दर्द ठीक हो गया। डॉक्टर ने फोन किया, आओ काम करेंगे। हम गए, उनको ज्वाइन करवाया, उनके साथ काम का प्लानिंग किया। हमारे बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर थे नवीन जी, जिनके साथ मिलकर हमने वो बिजनेस बिल्ड किया, और वहां पे काम बहुत अच्छा चलने लगा। पर बहुत अच्छा चलने के बाद भी कभी 4,000, 5,000, 6,000 पीवी से ज्यादा नहीं आते थे, और हम लगातार इस चक्कर में थे कि वहां से कुछ बड़ा बिजनेस आए। हम एक दिन गए वहां मीटिंग लेने के लिए, घोड़ा डोंगरी एक गांव है, वहां हमने मीटिंग रखी थी। दिन में 2 या 3 बजे के लगभग की मीटिंग थी। हम पहुंचे बैतुल, किस्मत से हमारा ससुराल भी है। ससुराल पहुंचे, घर पे सोए हुए थे। सुबह 6 बजे की बात है, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी पीठ में एक तीर चुभा रहा है। नींद एकाएक खुली, दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया। थोड़ी देर में मैं बिस्तर से उछलने लगा, 2-2 फीट 3-3 फीट उछलना। उल्टियां शुरू, लगातार उल्टियां कर रहा हूं और उछल रहा हूं। दर्द इतना कि मैं बयां नहीं कर सकता, रो ऐसे रहा हूं, आंखों से आंसू निकल रहे। मैं वो शब्द नहीं बता सकता कि उसमें कितना दर्द था और कितना। मेरे साले और ये सब लोगों ने उठाया, मुझे गाड़ी में डाला, 1 जगह 2 जगह 3 जगह घुमाते फिराते एक हॉस्पिटल में वो ले गए। उन्होंने कुछ जांच लिखी तो लैब वाला भी सोया हुआ था। 9 बजे तक लैब वाले को उठाया, उसने मेरी सोनोग्राफी करी। आफ्टर सोनो पता चला कि मुझे स्टोन है, और वो स्टोन पेन था, पथरी का दर्द था। फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया, बॉटल चढ़ाना शुरू करी। थोड़ी देर बाद दर्द नॉर्मल हुआ। 12:30 बजे तक लगभग मेरा दर्द खत्म। बिस्तर पे लेटा हुआ था, मुझसे मिलने नवीन जी आए। नवीन जी ने बोला, सर बस आपसे मिलने आया था, मैं जाता हूँ, मैं मीटिंग कर लूँगा। मैं कहा नहीं, शांति रख, गाड़ी कहाँ है? बोले बाहर आ। क्या एक काम कर, घर से मेरे कपड़े लेके आ, अपन यहीं से चले। घर से कपड़े मंगवाए, गाड़ी में डाले, उसके साथ गाड़ी में बैठा, और डॉक्टर को बोला मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में वापस। गाड़ी में बैठा, मीटिंग करी। 3 बजे मीटिंग में गए, मीटिंग करी। 6:30-7 बजे वहाँ से फ्री हुए, वापस आए, आके बिस्तर पे लेटे। डॉक्टर को कहा चल लगा दे वापस बॉटल।
अरे पथरी का दर्द था, मर थोड़ी जाता। और वो दर्द केवल एक बोतल के बाद खत्म हो चुका था। वो बहाना मेरे लिए इतना अच्छा हो सकता था कि उस बहाने की वजह से मुझे दिन भर सोने को मस्त मिल सकता था। लेकिन जब मैं उससे लड़ लिया ना, तो आउटपुट पता क्या हुआ? अगले 2 महीनों में डॉक्टर साहब और नवीन दोनों स्टार चले गए। $5,000 6,000 पीवी की लेग सीधे 16,000 क्रॉस कर गए। आपकी मर्जी, आप बहाने बना लें, आपकी मर्जी, आप कुछ ऐसा कर लो कि आप उस बहानों से लड़के आगे निकल सकते हो। मुझे तो ऊपर वाले ने मौका दिया था और मैं अपनी जिंदगी में कोई मौका कैश करने में अपने आप को पीछे नहीं छोड़ता हूं। या आपकी मर्जी कि आप अपने मौके को कैसे कैश करते हो, बहाना बनाकर या उसको अपना हथियार बनाकर। मैंने हथियार बना लिया उसी बहाने को, उसने मेरे बिजनेस को मल्टीप्लाई कर दिया। उससे भी बड़ी बात, दिवाकर जी का मेरे पास फोन आया आज से 1.5 महीने पहले, गौरव जी आपका टाइम चाहिए। मैंने कहा भाई आप मुझसे ऐसे बोल रहे हो, मैं तो वैसे ही गदगद हो गया, क्योंकि बड़ा भाई जिसका हक होता है हुक्म करने का, वो बोले कि आपका टाइम चाहिए, तो वैसे ही तो मैं तो उनकी क्या कहते हैं, उनकी जो मिठास और उनका बोलने का तरीका है उसी से गदगद हो जाता हूँ। मैंने कहा सर आप हुक्म तो करो, हम हाजिर हैं। उन्होंने कहा अगले महीने 26 तारीख को संडे है और उस दिन तुम्हारा प्रोग्राम रखना है। मैं कहा ठीक है डन, तो 26 और 27 2 प्रोग्राम करेंगे हम, ठीक है। दिवाकर जी ने फ़ोन रखा, कुछ देर बाद मुझे टिकट भेज दिए, हॉल बुक हो गए, सब कुछ हो गया। घर पे मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था, मम्मी को बताया कि मेरा लखनऊ और गोरखपुर में प्रोग्राम है, तो मम्मी ने मुझे याद दिलाया बेटा 26 तारीख को तो राखी है। कहाँ यार राखी तो है। फ़ोन लगाया दिवाकर जी को, मैंने कहा भाई साहब 26 को राखी है। बोले हाँ राखी तो है पर हॉल बुक हो चुका है, टिकट भी बुक हो गए, क्या करें? कोई बात नहीं करेंगे। मैंने अपनी जिंदगी की पहली राखी आप लोगों के साथ बनाई। क्योंकि मैं कभी राखी पे घर छोड़ के कहीं नहीं जाता। और मेरी सिस्टर को मैंने एक ही बात बोली, हम 2 दिन बाद मनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जन्माष्टमी तक राखी मनाई जाती है। हम उस जिम्मेदारी को भी ढंग से निभाएंगे और इस जिम्मेदारी को भी ढंग से निभाएंगे, क्योंकि हम बहानेबाज लोगों में से एक नहीं है। और अगर आप बहानेबाज लोगों में से एक हो तो अपने बहाने को आज ही जाके साइड में कर देना, क्योंकि आपका बहाना आपके साथ नाम नहीं करेगा, आपका बहाना आपको कभी शोहरत नहीं देगा। सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल सिचुएशन होती है कि जब आप सब कुछ करते हैं और उसके बाद भी लगातार हार मिलती चली जाती है। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि फेलियर ही सक्सेस है। आपकी लगातार मिलने वाली असफलता ही आपकी सफलता है, क्योंकि उसी में से आपको सीखने को मिलेगा और वही सीख आपको सफल बनाएगी। आप उसमें से निकालते क्या हो ये आप पे डिपेंड करता है। आप अपनी फेलियर को अपने सर बिठा सकते हो और आप अपने फेलियर के अनुभव को यूज करके अपनी सफलता को भी अपने सर बिठा सकते हो। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। इन सारी चीजों में एक चीज बहुत जरूरी है जिसको कहते हैं डिवोशन, आस्था। बिना आस्था के, अगर आपके अंदर मजबूत आस्था है कि मैं ये काम कर सकता हूं, तभी आप इस काम को कर पाओगे। अगर आपकी आस्था कमजोर है तो आप इस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। और मैं कहता हूं कि जिसकी आस्था मजबूत नहीं हो उसको तो वेस्टीज बिजनेस करना भी नहीं चाहिए, वो आज ही छोड़ दे, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आपको आस्था रखनी है तो अपने अपलाइन पे पूरी आस्था रखो, अपनी कंपनी पे पूरी आस्था रखो, इस हैप्पी वॉरियर्स के सिस्टम पे पूरी आस्था रखो और पूरा बिलीव करके काम करो, पूरे विश्वास के साथ काम करो। ना अपनी आस्था को डिस्टर्ब होने दो, ना अपने साथ वालों की आस्था को डिस्टर्ब होने दो, और मजबूत डिवोशन के साथ इस काम को आप करो। और जब आप मजबूत डिवोशन के साथ इस काम को करोगे, मजबूत आस्था के साथ इस काम को करोगे, तब एक चीज बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है जिसके बिना आप इन सारी चीजों को हासिल नहीं कर पाओगे, वो है आपका डेडिकेशन।
क्योंकि मन में आस्था तो आ गई, सर मैं आपके लिए समर्पित हूं, आप सोच भी नहीं सकते कितना। आप बोलो तो सही कि इस प्रोग्राम में आना है, आ गए, चले गए, लेकिन चेक कितना का बढ़ा? वो कब बढ़ेगा? जब उस आस्था के साथ साथ अपने अंदर डेडिकेशन भी होगा और फुल डेडिकेटेड वे में जो आपकी अपलाइन और जो टीम वॉरियर का सिस्टम आपको बताए, हैप्पी वॉरियर का सिस्टम आपको बताए, उसको आप करेंगे, तब जाकर के आपको वो मिलेगा जो आपने इमेजिन किया है, जो आपने सोचा है, जो आपको मिलना चाहिए। तो डिवोशन के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस डेडिकेशन को भी अप्लाई करें। टिल व्हेन यू विल अचीव योर गोल, और तब तक जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लें, तब तक इस डेडिकेशन को बरकरार रखें। और मान लो आपने लक्ष्य को हासिल कर लिया, तो बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी जिंदगी में कभी सोच ही नहीं थी कि वो 50,000 कमा सकते हैं, और उनकी बदकिस्मती से वो 50,000 कमाने लग गए। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को बदकिस्मत ही कहूंगा जिनकी सोच नहीं थी और 50,000 कमाने लग गए, तो वो आगे का सोचने के लिए तैयार नहीं है। धिक्कार है ऐसे आदमी की सोच पे जो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले तो अपने गोल को डिसाइड करो और उसके लिए काम करो, और जब वो अचीव कर लो तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहो। उस फेल्योर से जो आपने सीखा था, कितनी भी बार फेल्योर हो जाओ तो भी, और हमेशा अपने बिगर डिवोशन और डेडिकेशन के साथ काम करते रहो, अगले लेवल के लिए काम करते रहो। एक जगह जाके अपने आप को मत रोको। पावर ऑफ सक्सेस पथ इज अनलिमिटेड। एक लिमिट के बाद आप उसको खत्म करने की चक्कर में मत रहो। आप लायक नहीं थे और आपको 50,000 मिलने लग गए, अगला प्लान करो ना। क्यों करना है अगला प्लान? अभी मैं लास्ट टाइम एक व्यक्ति के साथ बैठा था, उसकी सोच ऐसी थी कि वो जिंदगी में कभी 5,000 से ऊपर सोच नहीं सकता था। वो आजकल 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, और वहीं से वो मरना शुरू हो गया। क्यों मरना शुरू हो गया? क्योंकि 50,000 उसकी औकात से ज्यादा था, और वो अपनी औकात 50,000 पे आने के बाद 1 लाख के लायक करने को तैयार नहीं था। मैंने उसको बिठाया और उससे बात करी, और मैंने एक ही बात समझाई, क्या जिन लोगों ने तुम पे विश्वास किया है उन्होंने गलत किया है? जो लोग तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं तुम्हें 50,000 तक पहुंचाने के लिए, क्या तुम्हारी अब आगे कोई जवाबदारी नहीं है? क्या तुम भी अपनी नाम को उसी जगह पर लेकर जाना चाहते हो और उसी तरह का बनना चाहते हो? जो लोग एक मुकाम पे पहुंचने के बाद अपने आप को रोक देते हैं, तुम्हारे अंदर सिर्फ पैसे की ही इच्छा है? क्या तुम सफलता के मायने को सिर्फ पैसा ही मानते हो? क्या तुम उस प्यार को सफलता नहीं मानते जो आपकी टीम आपको देती है, जो कहते हैं कि हम इनकी वजह से आगे बढ़े? वो जो प्यार रमेश नारायण राय जी को और वो जो प्यार दिवाकर देव मिश्रा जी को मिलता है, क्या आप उसके लायक अपने आप को बनाना नहीं चाहते हो? क्या करोगे इस पैसे को? क्या ये पैसा साथ लेके जाओगे? अगर तुम साथ लेके कुछ जाओगे तो वो प्यार लेके जाओगे, वो नाम लेके जाओगे, वो शहरत लेके जाओगे। आज एक अटल बिहारी इस दुनिया से गया, लखनऊ का वो लाल था, वो इस दुनिया से गया। वो जिस पार्टी में था उस पार्टी के लोग, वो जिस पार्टी में नहीं था उस पार्टी के लोग, हिंदुस्तान के लोग, अमेरिका के लोग, सब लोगों ने उनके नाम को याद किया, उनकी तस्वीर को लगा के फूल चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? उनके काम की वजह से और उनके हमेशा आगे बढ़ते रहने की सोच की वजह से। तो अपने आप को एक जगह रोकने का तुमको कोई अधिकार नहीं है, और ऐसी वक्त पे तो बिल्कुल अधिकार नहीं है जब आपके साथ 4 लोग और आ चुके हैं। आपकी जवाबदारी है कि आप 50,000 पे पहुंच गए तो आपको उन लोगों को 50,000 पे पहुंचाना है। इसलिए पावर ऑफ सक्सेस पथ इज अनलिमिटेड, 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 अनलिमिटेड एंड अनलिमिटेड। क्योंकि इसके ऊपर आपको काम करना है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, जब आप इस रोड पे जाते हो तो बहुत लोग आपको रास्ता भटकाते हैं, बहुत सारे लोग। आजकल बाजार में पता नहीं क्या क्या खतरनाक चल रहा है, और हमारे लीडर तलवार की धार पे चलने के लिए कुछ तैयार हो जाते हैं।
वो ऐसी ऐसी बकवास चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कुछ ऐसे काम करने लग जाते हैं जो कैलकुलेशन के भी बाहर है। मुझे अभी एक शख्स मिले, वो बता रहे थे, बोले सर हम आपके साथ काम क्यों करें, हम तो आजकल एक ऐसी कंपनी में हैं जिसमें हम कुछ लोगों को जोड़ देते हैं तो 2 साल और 3 साल तक हमको पैसा मिलता है। होता है ऐसा? गोरखपुर में नहीं होता क्या? होता है। मेरे को एक बात बताओ, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेवकूफ है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेवकूफ है? आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और डाकघर वाले बेवकूफ है? उनको अपनी सारी जमा पूंजी ऐसी कंपनियों को दे देना चाहिए ना? क्यों नहीं दे रहे? कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा अगर जरूरत से ज्यादा बांटा जाएगा। ये जो लोग लालच बेचते हैं ना, क्योंकि मैं इस तरह की स्कैम का एक बार शिकार हो चुका हूं, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जो लोग लालच बेचते हैं और लालच बेचने के धंधे में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, सावधान। कोई भी व्यक्ति रात को सो के सुबह अमीर नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति रात को सोकर सुबह अमीर नहीं हो सकता। अमीरी एक प्रोसेस का नाम है। एक कहानी मैंने सुनी थी, वो कहानी सुनाना चाहूंगा, उससे आपको ये बात ज्यादा समझ में आएगी। एक आदमी था, वो एक गांव में गया और जाकर के उसने कहा कि मैं इस फला फला सर्कस कंपनी का मैनेजर हूं और मुझे पता चला है कि यूपी के इस गांव में लाल मुंह के बंदर बहुत रहते हैं ना, और मुझे मेरे सर्कस के लिए लाल मुंह के बंदर की जरूरत है, और अगर यदि आप मुझे पकड़ के लाके दोगे तो मैं 10 रुपए में एक बंदर ले लूंगा। उस दौर में 10 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। कुछ लोगों ने दिए, वो पकड़ के ले गया। दूसरी बार फिर आया, बोलता 20 रुपए में ले लूंगा। फिर कुछ बंदर पकड़ के ले गया। तीसरी बार फिर आया, बोलता 40 पे ले लूंगा। फिर लोगों ने कुछ बंदर पकड़ के दिए, फिर बंदर कम बचे, फिर आया, बोलता 100 रुपए में बंदर ले लूंगा। 100 रुपए में ले गया। फिर आया, बोलता 200 रुपए में ले जाऊंगा। कुछ बंदर 200 रुपए में भी ले गया। फिर आया और आके अनाउंस करके गया कि हमें बंदरों की अभी भी कमी पड़ रही है, अब मैं आप लोगों से बंदर 400 रुपए में खरीदूंगा और मैं 10 दिन के बाद यहां आऊंगा। तब तक आप अपने अपने बंदर तैयार करके रखना, जितने तुमने पकड़ रखे हो। मैं सारे बंदर 400 रुपए में ले जाऊंगा। वो चला गया। पूरे गांव में चर्चा चल रही थी कि बंदर के 400 मिल रहे हैं, पर पकड़ के कहां से लाए, बंदर तो बचे ही। तभी एक आदमी आया, उसने कहा मेरे पास बंदर हैं, मैं दे दूंगा, मैं उसका 10 दिन इंतजार नहीं कर सकता, पर मैं 300 रुपए में बेचूंगा। गांव वालों ने कहा दे। पूरे गांव वालों ने 300 रुपए में वो सारे बंदर उससे खरीद लिए, और 400 रुपए में बंदर खरीदने वाला कभी बंदर खरीदने आया ही नहीं। संभव ही नहीं था ना, बंदर की वो कीमत ही नहीं थी। हाँ, मैं ये मान सकता हूं कि इस स्कीम को कुछ ज्यादा दिनों तक कुछ लोगों ने चला लिया है, लेकिन गणित के बाहर दुनिया में कोई काम नहीं होता। और जो लोग गणित के बाहर के काम में इन्वॉल्व होते हैं और उस काम को करते हैं, उसका हश्र जरा पिछले कुछ दिनों पहले जो आरडी एफडी कंपनियां बंद हुई है, उनमें काम करने वाले लोगों से मिलके और उनसे बात करके देखो तो पता चलेगा कि उनका हश्र क्या होता है। लोगों को अपने फोन बंद करके भागना पड़ता है, लोगों को अपने घर छोड़ के भागना पड़ता है, कुछ लोगों को सुसाइड करना पड़ता है। इसलिए इस तरह की हरकतों में बिल्कुल इन्वॉल्व मत हो जो आपको डाइवर्सिफाई करे और आपके डाइवर्शन को मोड़ दे, आपकी सोच को मोड़ दे। केवल अपनी सोच, अपनी सफलता के बारे में सोचो। केवल एक चीज दिमाग में रखो कि आपकी सफलता आपको चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए। अनसक्सेसफुल लोगों की तरह नहीं सोचना है, और आपको सोचना है कि आपकी सफलता आपके अपने आप के भीतर है। दोस्तों, इतनी सारी कहानियां, इतनी सारी बातें, इतनी सारी अच्छी चीजें आपने सुन तो ली, पर यह बात पक्की है कि सारी की सारी चीजें आप लेके नहीं जाएंगे। वो लेके इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि यहां पर डायरी केवल और पेन केवल 10% लोगों के पास था।
इसलिए सारी की सारी चीजें तो आप ले जा भी नहीं पाएंगे। उसके बाद अब इस चीजों को जिन लोगों ने लिख भी लिया है, अगर वो उसको रिवाइज नहीं करेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे तो उनको वो मिल नहीं पाएगा जो वो कभी लेने के बारे में सोच रहे थे। बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी हो गई, लेकिन इसको कैश करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जाने के पहले अपनी बात को एक छोटी सी कहानी के साथ खत्म करना चाहूंगा। एक आदमी था, वो आदमी चलते चलते हमारे इस मीटिंग हॉल के बाहर तक आया और इस मीटिंग हॉल के बाहर एक बाबा बैठा हुआ था ध्यान मुद्रा में। उस बाबा के पास पहुंचा और उसने उससे बोला कि बाबा जी, मैं बाहर के शहर से आया हूं और मुझे सुना है कि गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ का मंदिर बड़ा फेमस है, मुझे वहां तक जाना है, मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा। बाबा जी कुछ नहीं बोले। उसने एक बार पूछा कि बाबा जी गोरखनाथ जी के मंदिर कितनी देर पहुंचूंगा, कुछ नहीं बोले। दूसरी बार पूछा, कुछ नहीं बोले। तीसरी बार पूछा, कुछ नहीं बोले। 4 बार 5 बार बाबा जी कुछ बोले ही नहीं। उस आदमी ने कहा ये बाबा तो पागल है, चल दिया वो आगे, और किसी से पूछूंगा। 20 25 30 40 कदम चला होगा कि बाबा जी ने आवाज लगाया, सुन बच्चा इधर आ। वो बच्चा पलट के वापस बाबा जी के पास गया। जी बाबा जी बोलिए। बेटा तू बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर अगले 40 मिनट में पहुंच जाएगा। बाबा जी मैं यहाँ खड़ा था, 5 बार पूछ रहा था, आपने बताया नहीं, इतनी दूर चला गया, उसके बाद बुलाया फिर बताया, पागल हो क्या? बाबा जी ने कहा बेटा मुझे तेरे कदमों की स्पीड तो पता चले। इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू यादव जी। थैंक यू सर, थैंक यू। एक जोरदार तालियां सर के लिए, एक जोरदार तालियां सर के लिए, जोरदार तालियां। आज होती है जानकारी सर ने दिया हम सबको, उसके लिए जोरदार तालियां। हमको है जो पत्थर से दूध निकालेंगे, हमको है जो कांटों में भी राह बनाएंगे। थैंक यू, थैंक यू।